आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं रियाज अंसारी। आज मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि औरंगाबाद शहर में जालना रोड का जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन का मसला है वो बहुत आजकल विवादित बन चुका है और उसके ऊपर आज कई तरह की राजनीति चल रही है। मेरे आज आपसे संबोधित होने का सिर्फ एक ही मकसद है और मैं उन लोगों से संबोधित कर रहा हूं कि जो लोग आज सीधे तौर पर खासदार इम्तियाज़ जलील साहब पर खुलेआम टीका कर रहे हैं और इस अंदाज से कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि होलसेल में इम्तियाज़ जलील साहब जो है तो वक्फ बोर्ड के मालिक है, वो जो चाहे कर सकते हैं इंडिविजुअल, ऐसा लग रहा है। मानो ऐसा लगता है इनके टीकाकरण को देखकर, ऐसा लगता है कि जैसा वो जालना रोड पे अपनी गाड़ी ले जाएंगे और जैसे ही इम्तियाज़ जलील साहब गाड़ी से उतरेंगे तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे जो कब्जा जमाए बैठे हुए हैं धन्ना सेठ, वो इनको देख के खाली कर देंगे या भाग जाएंगे। कुछ ऐसी तरह का मंजर आज फेसबुक पर व्हाट्सएप पर दिखाई दे रहा है। मैं तमाम वो लोगों से जो फेसबुक पर व्हाट्सएप पर एक तरह की सियासी रंजिशें, एक आक्रामक वो रवैया इख्तियार किए हुए हैं, मैं उनसे मेरा अनुरोध है, उनसे मेरी विनती है कि देखिए, शेख साहब भी वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं और मोहतरमा फौजिया मैडम खान साहिबा भी वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, नवाब मलिक साहब वक्फ मंत्री हैं और बहुत से वक्फ बोर्ड मेंबर भी हैं। तो क्या अकेली जवाबदारी इम्तियाज़ जलील साहब के खांधों पर है क्या? ये आपको सोचना पड़ेगा। मेरा बहुत संक्षेप में और थोड़े में आपको ये कहने का मकसद है कि जैसा आप इम्तियाज़ जलील साहब को झंझोड़ रहे हो, उनको आवाज़ दे रहे हो कि साहब उठिए और आप वक्फ की जायदादों को जो है तो बचाने के लिए संघर्ष कीजिए, तो मेरी आपसे बहुत ही विनती है उन लोगों से जो इस तरह की जो है तो फेसबुक पे और जो है तो व्हाट्सएप पे कमेंट्स कर रहे हैं, पता नहीं कैसी कैसी बातों का प्रयोग कर रहे हैं, उनसे मेरी बहुत ही निम्रतापूर्वक उनसे विनती है कि देखिए, शेख साहब से भी विनती कीजिए आप, उनको भी बोलिए कि शेख साहब, ये ऊपर वाले का बहुत बड़ा करम है, ये कई लोगों की आपको दुआएं हैं कि हो सकता है उनकी दुआओं से जो है तो आप जो है तो वापस आपको उच्चतम न्यायालय की ओर से न्याय मिला है और आप दोबारा वक्फ बोर्ड मेंबर बन चुके हैं। तो क्या शेख साहब की नैतिक जवाबदारी नहीं बनती? क्या फौजिया मैडम खान साहिबा की जो है तो अखलाकी और उनकी जवाबदारी नहीं बनती कि वो जालना रोड के विवादित मसले पर अपनी कोई भूमिका दे? क्योंकि अगर मान लीजिए अगर सिर्फ खासदार रहते थे या कुछ अलग पोस्ट पे रहते थे तो हम कह सकते थे कि भाई उनको नहीं कहना चाहिए या जो भी है, कुछ मतभेद हो सकते थे। लेकिन जब नियम अनुसार, जब वक्फ बोर्ड के कानून के अनुसार जितना कर्तव्य, जितनी भूमिका जनाब इम्तियाज़ जलील खासदार साहब की है, हम समझते हैं कि उससे अधिक, उससे ज़्यादा एमएम शेख साहब, फौजिया मैडम खान साहिबा और नवाब मलिक साहब की है। क्योंकि नवाब मलिक साहब राष्ट्रवादी के हैं और वक्फ मंत्री भी है, फौजिया मैडम खान साहिबा राष्ट्रवादी की है और एक अनुभवी जो है तो महिला लीडर है। महाराष्ट्र में उनका एक काफ़ी वर्चस्व देखा जाता है, काफ़ी लोकप्रिय नेता है। इसी प्रकार से एमएम शेख साहब ये महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष है, पहले अध्यक्ष भी रह चुके, एक दो बार एमएलसी रह चुके और महाराष्ट्र में इनका एक काफ़ी दबदबा है और कांग्रेस पार्टी के अंदर इनकी एक बहुत अच्छी छवि है। सभी धर्मी जाति के लीडर शेख साहब का आदर सम्मान करते हैं। इसी प्रकार से फौजिया मैडम खान साहिबा का भी कई जो राष्ट्रवादी के नेता हैं, चाहे मराठा समाज के हो, ब्राह्मण समाज के हो, दलित समाज के हो, सभी उनको बहुत आदरपूर्ण निगाहों से देखते हैं, उनका सम्मान करते हैं। कहीं ना कहीं ये तीनों जो नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ, इनका एक दबदबा है, इनका एक वज़न है। अगर ये तीनों मिलकर खाली एक इशारा कर दे सरकार को कि हमें वक्फ के ताल्लुक से ये काम करना है, हमारे मुस्लिम समुदाय को न्याय देना है, हम कानून के अंदर काम करेंगे, तो हम समझते हैं कि उद्धव ठाकरे भी कुछ नहीं कर सकते। कारण सभी जानते हैं कि अघाड़ी सरकार बनाने में शरद पवार जी ने जो भूमिका निभाई है वो एक ऐतिहासिक है। कौन नहीं जानता महाराष्ट्र में कि शरद पवार का इस अघाड़ी सरकार को स्थापना करने में उनका कितनी बड़ी भूमिका रही। तो जब राष्ट्रवादी के लोग जब उद्धव ठाकरे साहब को बोलेंगे कि साहब हमारे महाराष्ट्र में बिलखुसूस निज़ाम कालीन का वो भाग जहाँ पर वक्फ की ज़मीनात बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, स्थित हैं, तो वहाँ पर हमको डेवलप करना चाहते हैं। 70-72 साल हो गए साहब कि हमारी लापरवाही से, हमारी अनदेखी से और कुछ मुट्ठी भर राजकीय ऐसे नेता जिन्होंने कभी मुस्लिम विकास का सोचा नहीं, सिर्फ अपनी अपनी पार्टी का विकास देखा
अपने पार्टी का स्वास्थ्य देखा और अपने स्वास्थ्य देखा। इसी प्रकार की राजनीति चलती रही और यही कारण है कि आज खुलेआम महाराष्ट्र में अनेक स्थानों पर वक्फ की ज़मीनात को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा है। बहुत दुख की बात है और कहीं ना कहीं इसकी पूरी तरह से जिम्मेदार मुसलमान ही हैं। बड़ी हैरत की बात है कि जो मतवल्ली होते हैं, जिनके ताबे में जो तो ज़मीन होती है, वक्फ बोर्ड उनको अनुमति देता है, वो इतने बड़े कार्यालय यानी वक्फ बोर्ड की कार्यालय की आंखों में धूल झोंक कर करोड़ों अरबों रुपए का व्यवहार कर लेते हैं और वक्फ बोर्ड को पता भी नहीं चलता। तो सवाल ये है, ये किस तरह का कार्यालय है? ये किस तरह का कार्यालय है? मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर कोई पुलिस कार्यालय है, तहसील कार्यालय है, कलेक्टर का कार्यालय है और वहाँ का कोई कर्मचारी अगर सरकार की दिशाकुल करता है, डिपार्टमेंट की दिशाकुल करता है और बाहर इलीगल तरीके से कोई गैर सरकारी काम करता है और अपने विभाग का, अपने डिपार्टमेंट का गैर तरीके से उपयोग करता है, तो क्या शासकीय डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी उसको पकड़ते हैं? हम समझते हैं कि उसको 7 दिन के भीतर उसके ऊपर इंक्वायरी लग जाती है और हो सका तो उसको जेल में डाला जाता है। और ऐसे कई परिणाम, ऐसे कई सबूत आज महाराष्ट्र में मौजूद है अलग अलग विभाग के अंदर। तो फिर क्या कारण है कि वक्फ बोर्ड के अंदर इतनी धांधली होती है और सरकार को भी पता होता है, फिर उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती? आखिर कारण क्या है? बहुत दुख की बात है। तो हम समझते हैं कि जो लोग इसके ऊपर एक राजनीति कर रहे हैं, मेरी उनसे विनती है कि देखिए आगे महानगर पालिका के चुनाव है, उसके बाद फिर हो सकता है फिर हमारा आमदार चुनाव आएंगे, फिर खासदार चुनाव आएंगे, राजकारण हम जब कर लेंगे। लेकिन मेरी आपसे दर्दमंद विनती है, मेरी आपसे अपील है कि देखिए आज कौम का मसला है, आज समाज का मसला है। अगर इम्तियाज़ जलील साहब, फौजिया मैडम खान साहिबा, इमाम शेख साहब, नवाब मलिक अगर एकत्रित होकर अपनी पार्टी की लाइन से छोड़कर हम ये ना देखें कि ये इमाम के हैं, वो राष्ट्रवादी के हैं, मैं इनकी नहीं सुनूंगा, या वो ऐसा है, या मैं उनकी कोई पुरानी गलती के ऊपर उंगली उठाऊंगा, या उनके पुराने कांड निकालूंगा, मैं ऐसा, ये बातों को आप बीच में ना लाए। जो हो गया वो हो गया। अब नए सिरे से बोलते हैं ना कि भाई भागती की लंगूटी सही, तो उसी प्रकार से अगर जो ज़मीन खाली पड़ी हुई है तो आप उसके ऊपर प्लान कीजिए और वहाँ मुसलमानों को हम किस तरह बसा सकते हैं उसके ऊपर आप कोशिश ही कीजिए। मैं इम्तियाज़ जलील साहब, इमाम शेख साहब, फौजिया मैडम खान साहिबा, नवाब मलिक से, ये चारों से मेरा एक अनुरोध है, उनसे विनती है कि साहब, मैं अनेक सामाजिक संगठनों से और कामगार संगठनों से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में भी जो है तो एक समाज सेवा के रूप में काम करता हूँ। मैंने पिछले 15-20 दिनों के दौरान मैंने सर्वे के दौरान पाया कि आज औरंगाबाद के अंदर 5-6 मुस्लिम बस्तियों में जो सलम बस्ती कहलाती है मुस्लिम समाज की, 10,000 से अधिक लोग ऐसे हैं कि जिनका कहना है स्पष्ट रूप से, अगर हमको वक्फ बोर्ड ने अगर ज़मीन दिया, 20 बाय 30 का प्लाट दिया, तो हम टीना लगा के रहेंगे, हम थैले लगा के रहेंगे, हम प्लास्टिक डाल के रहेंगे, जैसा अपने बिछड़े जाति समाज के लोग रहते हैं, रेलवे स्टेशन पर आपने देखा होगा झोपड़े डाल के रहते हैं। ऐसी स्थिति आज गरीब मुसलमानों की हो गई है। सिर्फ उनका कहना है हमको ज़मीन दिला दीजिए, वो सरकार से पैसा भी नहीं मांग रहे हैं, तो और क्या चाहिए? अरे सरकार के पास जो ज़मीन है वक्फ की है, उनको निगरानी में दिया गया है। और निगरानी का मतलब ये नहीं था कि भाई इसको बस निगरानी में रखो, बस निगरानी में रखो। अरे 70 साल हो गए। अरे जब कोई मुसलमानों को अगर बसाया नहीं जा रहा तो फिर वो क्या आचार डालने की, क्या वो वक्फ की ज़मीनात वो कब काम आएंगी? आज बड़ी हैरत और बड़ी शर्म की बात है। मैं मेरा वो दुख, गरीबों को दुख को आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि आज सलम ऐसी गैर समाज की बस्तियों में मुसलमान जाने पे, रहने पे मजबूर है। कारण क्या है पता है आपको? मैंने उसका सर्वे किया हूँ, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट कराता हूँ। सिर्फ सिटी के अंदर जो होता है 4,000 रुपये किराया होता है, और जब आदिवासी जो बस्तियाँ होती है, सलम बस्तियाँ, अगर गरीब अदर कास्ट के लोग सब मिलजुल के रहते हैं, वहाँ पर एक रूम और एक किचन का भाड़ा होता है 1,500 रुपया। कारण ये होता है कि वो बस्तियाँ अलग होती है, कुछ लोग वहाँ के माहौल से जो प्रभावित होते हैं, वो बोलते हैं ना को एरिया बहुत अलग है, हार्ड एरिया है, करके नहीं जाते। यही कारण है कि वहाँ कर सस्ते मिलते हैं। और वही गरीब मुसलमान अपनी जवान बेटियों को लेकर, बच्चों को लेकर वो बस्तियों में जाता है, और बस्तियों में जाता है, वहाँ रहता है। उसके परिणाम क्या आ रहे हैं आप देख रहे हैं। आज कई ऐसी संख्या बढ़ चुकी है कि कई मुस्लिम समाज की बच्चियाँ जो है तो गैर मुस्लिम से शादियाँ कर रही हैं। क्यों कर रही है भाई? क्या मुसलमान इतना गिर चुका है? क्या उसका ईमान इतना गिर चुका है? लेकिन क्या करे, उस मुसलमान से पूछिए जो गैर समाज की बस्ती में रह रहा है और जीवन गुजार रहा है, और जो पलट के जब देखता है ग्रीन बेल्ट की तरफ, बड़ी बड़ी मुसलमानों की बिल्डिंग देखता है, बड़े बड़े मुसलमानों के व्यवसाय को देखता है, और दिल में सोचता है कि ये किस टाइप के मुसलमान है और मैं किस टाइप का मुसलमान हूँ। कि अल्लाह ने इनको कौन सा कुरान दिया है और मुझे कौन सा कुरान दिया है? क्या ये तालीमात अलग अलग है? क्या अल्लाह के अहकाम कुछ अलग अलग है?
जब हमसे इतनी बड़ी बड़ी गलतियां होंगी तो फिर हमारे सामने नताइज भी वैसे आ रहे ना, आखिर हम कब जागेंगे। मैं इम्तियाज़ जलील साहब और शेम शेख साहब, फौजिया मैडम खान साहब, मोहतरमा साहिबा और नवाब मलिक साहब से मैं उनसे एक दर्दमंद अपील करना चाहता हूँ कि देखिए मलिक साहब, मैं समझता हूँ कि आप चारों की उम्रें 60-65 के आसपास, 70 के आसपास चल रही होगी और हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि हमको एक दिन मरना है। मरना तो वैसा सब कुछ है, लेकिन बहैसियत मुसलमान मरने के बाद हमको जवाब देना है कि आप दुनिया में गए थे, मैंने तुमको फला फला उहदे पे फाइज किया था, मैंने तुमको एक इतनी बड़ी जवाबदारी दिया था, आपने क्या जवाबदारी निभाई, ये अल्लाह पूछेगा आपको। दुनियादारी में तो हो जाएगा कि भाई हम मुख्यमंत्री को ऐसा बोल देंगे, मुख्यमंत्री ने ऐसा बोल देंगे, या फिर वो मुख्यमंत्री बोलेंगे जान दो यार अपने पार्टी के आदमी है, थोड़ा इजी ले लो, थोड़ा समाज के ले लो, थोड़ा संभाल के ले लो। ये चीज़ यौम आखिरत में नहीं होगी। तो मेरी आपसे दर्दमंद अपील है कि देखिए, अब हो सकता है कब बुलाना आ जाए, हो सकता है मैं आज आपसे संबोधित हो रहा हूँ, कल मेरी मृत्यु हो जाए, कल मेरा इंतकाल हो जाए, कोई भरोसा नहीं। अरे इसलिए ये मौत आनी सच्चाई है। इसी प्रकार से हमारी ज़िंदगी कितने दिन की है, और 2-5 साल पकड़ के चलिए। तो आपने बहुत नाम कमाया है साहब, आपने, मैं सभी से मुखातिब हूँ, आपने बहुत नाम कमाया है, ऊपर वाले ने आपको बहुत इज़्ज़त दी है, बहुत सम्मान दिया है, और आपको इतनी इज़्ज़त मिली है, आपको इतनी दौलत से अल्लाह ने आपको नवाजा है कि आपके पास कोई कमी नहीं है। सिर्फ मेरी आपसे विनती है कि देखिए, एक बच्चा कुचा जो आखिरी आप उम्र का हिस्सा है, बहैसियत एक मुसलमान के, बहैसियत एक वक्फ वज़ीर के, बहैसियत एक वक्फ बोर्ड मेंबर के, आप जो है तो बहुत ईमानदारी के साथ खौफ खुदा के रख कर ये वक्फ की ज़मीनात को गरीबों में तकसीम करने का काम कीजिए, ये गरीबों में तकसीम करने का काम कीजिए। आज औरंगाबाद का सर्वे कर लो, मुसलमान कहाँ जाने पे मजबूर हैं, पहाड़ों पे जाने पे मजबूर हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देते चलूँ कि जो ज़मीन, जो लोग होते हैं, जो बिल्डरशिप लोग होते हैं, वो जो है तो सिटी के बाहर ज़मीन लेते हैं, 2 एकड़ ज़मीन लेते हैं, और जो खड्डे खुड्डे ज़मीन होती है, पथरीली ज़मीन होती है, उसको लेवल लेते हैं, उसकी भर्ती करते हैं, उस पर एक रोड निकाला जाता है, वहाँ खंबे लाइट लाइन ली जाती है परमिशन निकाल के, थोड़ा ऐसा बताया जाता है कि ये बहुत खुशनुमा बस्ती है, और वो ज़मीन मान लीजिए अगर 10 लाख की है तो उसका 1 करोड़ 2 करोड़ बनाया जाता है। ये सच्चाई है, ये आज औरंगाबाद में चल रहा है। तो बड़ी हैरत की बात है कि औरंगाबाद शहर को टच में जो है कई एकड़ ज़मीन है, कहीं 20 एकड़ है, कि 40 एकड़ है, कि 50 एकड़ है। हाँ, अगर वक्फ बोर्ड कार्यालय, अगर नवाब मलिक साहब, आप अगर आपके निजी फंड में से, हेम शेख साहब आपके निजी फंड में से, मोहतरमा फौजिया मैडम खान साहब आपके निजी फंड में से, इसी प्रकार से सांसद इम्तियाज़ जलील साहब आपके निजी फंड में से, अगर आपने 10-10, 20-20 लाख रुपये भी अगर उस बस्ती को डेवलप करने के लिए लगा दिए, मान लीजिए औरंगाबाद के अंदर जो है तो हरसुर की तरफ एक 20 एकड़ ज़मीन है, अगर आप वहाँ एक रोड निकालते हैं, क्योंकि वो ज़मीन जाहिर सी बात है कि थोड़ा गाँव के अंदर होती है, तो वहाँ अगर आपने रोड निकाले, वहाँ आपने खंभे ला लिए, वहाँ थोड़ा कच्चे पक्के रास्ते बना लिए, तो बिल्कुल मुसलमान जाएंगे, बिल्कुल मुसलमान जाएंगे, बिल्कुल ये 100% सही है। आप आइए, विजिट कीजिए। आप, मैं तो चारों को अनुरोध करूंगा कि आप जब औरंगाबाद आओगे तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए और वहाँ ऐलान कीजिए कि इतने कैसे वो ऐसे बेघर लोग जो वहाँ पर जो है तो मंडप डाल के रहने को तैयार है, झोपड़ा डालने को तैयार है, सबसे पहली प्राथमिकता हम अव्वलियत उनको देंगे। वो आए और 15 दिन के भीतर अपना नाम नोंद कराए, हमको जगह वाटअप कर देंगे। तो बिल्कुल आप देखेंगे कितने लोग आपके सामने आते हैं। और मेरी आपसे ये भी विनती है कि जब आप वक्फ बोर्ड के ऊपर मुसलमानों को बिठाने का प्रयास करेंगे, उनके डेवलपमेंट का प्रयास करेंगे, तो मेरी आपसे दर्दमंद अपील है और आपको ऊपर वाले का वास्ता भी है कि देखिए, इसमें आप थोड़ा पार्टी लाइन से हट के चलिए। ये इमाम है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, पता नहीं जो भी पार्टियाँ है, जब हम एक जगह आ रहे हैं और चारों मुसलमान हैं, वक्फ बोर्ड कार्यालय भी कहीं ना कहीं मुस्लिम है, तो हम इसके अंदर सिर्फ ये देखें कि मंशाए वक्फ क्या है, एक्ट क्या है। हमें जो मरने वालों ने, जो हमारे पूर्वजों ने, जिन्होंने अल्लाह रसूल के नाम पे दी है, देखिए साहब, वैसा तो देखा ही गया है कि जब जो ज़मीन वक्फ बोर्ड के हवाले की जाती है तो कहीं ना कहीं इसका निगरान जो है तो निगरान बोलिए या दूसरे स्वरूप में मालिक भी बोल सकते हैं हम कि वक्फ बोर्ड हो जाता है। लेकिन कभी आप अगर इसको शरई एतबार से, एक ईमानी रोशनी से, एक रूहानी अगर तौर से अगर देखें तो हकीकत में रजिस्ट्री का मालिक अल्लाह है। हकीकत में रजिस्ट्री का मालिक अल्लाह है, क्योंकि देने वालों ने अल्लाह उसके रसूल के नाम पर दिया है। क्या हम आज इतने कमज़ोर हैं कि अल्लाह रसूल के नाम पे दी जाने वाली ज़मीन को हम बचा नहीं सकते? क्या हम उसको सुरक्षित जो तक कर नहीं सकते? कहाँ न्याय है? मैं इस मौके पे एक बात आपको और बताते चलूँ कि जब यहाँ पर एक बार एक औरंगाबाद का युवा नौजवान, अब्दुल अजीम नाम है उस युवा का, उस नौजवान ने हज हाउस के लिए जो है तो धरना दिया था।
और पूरा शहर के कई सब ऑल पार्टी, उसमें दलित है, मराठा है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, सभी लोग उसको समर्थन देने के लिए आए थे। कई हमारे उलमा इकराम भी देने के लिए आए थे। एक युवा नौजवान था, उसकी काविशी के ऊपर जो हज हाउस का जो तो काम का निर्माण हुआ और आज कंप्लीट होने को है। और बड़े उसमें हैरत और आश्चर्य की बात दूसरी ये है, मैं खासतौर से नवाब मलिक साहब मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर जो हज हाउस से पहले वहाँ झोपड़े बैठे हुए थे, आदिवासी लोग थे, बेचारे गरीब लोग थे, हाथ मजदूर लोग थे, उनके पास कोई परमिशन नहीं थी, कोई 7/12 नहीं था, ना कोई रजिस्ट्री नहीं थी, सिर्फ झोपड़े डाल के कोई 5 साल से रह रहा था, कोई 10 साल से रह रहा था। तो जब ये हज हाउस का प्रकरण उठा, जब कलेक्टर साहब विभाग जब जो निरीक्षण के लिए वहाँ पर आए, जब देखे कि वहाँ पर जो तो 50-60 झोपड़े बैठे हुए हैं जो है तो आदिवासी समाज के लोगों के, सबको बुलाया गया, उनका आधार कार्ड जो भी इलेक्शन कार्ड था उनसे जो ID प्रूफ मांगा गया और उनको हरसूल के अंदर ज़मीन दी गई, उनको 2.5 लाख 3-3 लाख रुपये कलेक्टर की साइन से चेक दिया गया। कितनी हैरत की बात है कि एक आदर कास्ट का समाज, एक गरीब दुबला समाज, एक जो है तो औकाफ की ज़मीन पर बैठता है, अपना जीवन गुजारता है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि औकाफ की ज़मीन का मतलब ही है कि ऐसे वो तमाम परेशान लोग उस ज़मीन से फ़ायदा उठाए। हमारे दलित भाइयों से, उन उस आदिवासी भाइयों से भी हमारी सहानुभूति है। अगर वो भी बैठते हैं, अगर कुछ सालों के लिए लाभ लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं उसका सवाब हमारे पूर्वजों को मिलेगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वो वक्फ की ज़मीन पर बैठे थे, उनको जो है तो हरसूल में ज़मीन दी गई, उनको बसाया गया, उनको 2.5-3 लाख के रुपए चेक दिए गए। आप चेक कर सकते, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि जो लोग वक्फ की ज़मीन पे बैठे, तो उनको जब मुसीबत आती है, उनको उजाड़ा जाता है, तो उनको हरसूल के अंदर प्रशासन हरकत में आते उनको बसा देता है, उनको घर बना देने की अनुमति देता है, उनके नाम पे ज़मीन अलॉटमेंट करता है। प्रशासन की ओर से 2.5-3 लाख रुपये दिए जाते हैं, चेक के द्वारा दिए जाते हैं। और मुसलमान जिसकी अपनी मिल्कियत है वक्फ की ज़मीन, जिसका उनका गरीब मुसलमान परेशान हाल मुसलमानों का उनका जायज़ हक़ है। कितनी शर्म की बात है, कितनी दुख की बात है कि आज मुसलमान वो ज़मीन से गुजरता तो है, लेकिन वो बैठ नहीं सकता। क्यों नहीं बैठ सकता पता है मालिक साहब आपको? इसलिए कि नहीं भाई ये वक्फ की ज़मीन है, कब पुलिस वाले आ जाएंगे और कब वक्फ बोर्ड वाले आ जाएंगे और हमको उठा देंगे। बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है कि जो धन्ना सेठ बैठे हुए हैं उनको डर नहीं होता मालिक साहब, उनको डर नहीं होता कि हमको हमारे पास पुलिस आएंगी, हमको उठाएंगी, हमसे पूछताछ होंगी, हमको हथौड़ा डालेंगे, हमको जेल में डालेंगे। ये उनको खौफ नहीं होता। एक गरीब मुसलमान जिसका जायज़ हक़ है उसको खौफ होता है, अगर मैं बैठ जाऊंगा, एक झोपड़ा बना लूँगा, पता नहीं कब पुलिस की गाड़ी आएंगी, कब वक्फ बोर्ड की कार्रवाई की होंगी और मुझे हटा दिया जाएगा। ये कहाँ का इंसाफ है मलिक साहब, ये कहाँ का इंसाफ है? मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए ये बहुत दुख भरी बात है और हम समझते हैं कि जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, ख़ास तौर से इम्तियाज़ जलील साहब को टारगेट कर रहे हैं, कि देखिए आप उनके ऊपर टारगेट मत कीजिए। आप ज़रा दूसरे पहलू से ये भी तो गौर कीजिए कि 50-55 सालों में कौन था इख्तिदार के ऊपर, वक्फ मंत्री कौन हुआ करते थे, उनके बारे में आप कोई कुछ नहीं कह रहा है। ये इम्तियाज़ जलील साहब, मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं कोई IMIM का समर्थक नहीं हूँ, मैं इम्तियाज़ जलील साहब का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मैं हक बात कह रहा हूँ, सच बात कह रहा हूँ। मैं पत्रकारिता और लोकतंत्र का एक स्तंभ का एक चौथा सिपाही हूँ और मेरा कर्तव्य है कि जो भी समाज पे अन्याय होता है तो मैं उसके विरुद्ध न्यायपूर्वक जो है तो वो बात को प्रशासन के सामने रखूँ। ये मेरा कर्तव्य है और मैं वही कर्तव्य के निभा रहा हूँ। मैं फिर एक बार से सभी से आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि देखिए, मैं इम्तियाज़ जलील साहब को फिर एक बार मैं एक रिमाइंडर कर रहा हूँ। इससे पहले कह चुका था मैंने मेरे वीडियो के अंदर कि जैसा आपने फिर एक बार दोहराया है, हॉस्पिटल के अंदर से मैंने वो वीडियो देखा है आपका कि आपने जो है तो एक शेर की धार ललकारी है, आपने कहा है कि मैंने छोड़ूंगा नहीं, उनके जेल में पहुंचाऊंगा। इम्तियाज़ जलील साहब, मैं आपको बहुत ही अदब एहतराम के साथ कहना चाहता हूं कि साहब ये धन्ना सेठ है, ये आपसे मानने वाले नहीं हैं। ये इनके ऊपर उन लोगों का हाथ है जिनके ऊपर महाराष्ट्र की राजनीति काम करती है, जिनके ऊपर महाराष्ट्र राजनीति के इशारों पर काम करती है। इनका दबदबा इतना है कि केंद्र में इनका दबदबा है। ये वो लोग हैं। ये तो मैं ये नहीं कह रहा, अब आप कह रहे हैं कानून, तो चलिए मैं कानून के आपको 2-3 उदाहरण दे दूं और सिर्फ मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूं, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं जो है तो कश्मीर का, हालांकि इस जाला रोड से और वक्फ बोर्ड के प्रकरण से कश्मीर से कोई मसला नहीं है, लेकिन जैसा आपने कानून की बात की है ना, मैं कानून का आपको उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर की सिटिंग चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जब अपने कार्यकाल में थी, जब 370-35A को हटाने की बात की जा रही थी, जब केंद्र सरकार की ओर से जो तो एक कदम उठाए जा रहे थे, तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि अगर केंद्र सरकार ने, अगर भारत सरकार ने अगर 35A और 370 को हटाया तो हम कश्मीर में ऐसे हालात पैदा कर देंगे
कि तिरंगे को थामने वाला कोई नहीं रहेगा और तिरंगे का हम जनाजा निकालेंगे। ये सटिंग चीफ मिनिस्टर के अल्फाज है, आप ऑन रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। देश को तोड़ने की बात हो रही थी, इतनी बड़ी बात हो रही थी, केंद्र सरकार को चैलेंज हो रहा था, कानून चुप, कानून चुप, कोई कार्रवाई नहीं। होना तो ये चाहिए था कि 24 घंटे के अंदर भीतर उनको जो तो भारत कानून के अनुसार, संविधान के कानून के अनुसार उनको अरेस्ट किया जाता। बल्कि तो ये तो इतने बड़ा उनका जुर्म है कि अगर उनको सजाए मौत भी होती तो ठीक था, लेकिन चूंकि वहाँ के राजनीतिक जो प्रभाव अलग है, वहाँ की गतिविधि अलग है, इसलिए हम उस पर हम विस्तार से कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहते। मैं आपको खाली इशारा दे रहा हूँ। इसी प्रकार से अब आ जाइए, हम महाराष्ट्र में आ जाते हैं। फिर एक बार मैं आपको कानून की तरफ लेके चलता हूँ। हमारे महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुले हमारे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं महाराष्ट्र के, और आप सभी जानते हैं कि एक बहुत दिग्गज नेता थे पूरे महाराष्ट्र में, बल्कि हिंदुस्तान में उनको बहुत आदर सम्मान से देखा जाता था। हम समझते हैं कि भाजपा वाले, सेना वाले भी उनको आदर करते थे। बल्कि इतिहास में तो ये भी लिखा हुआ है कि बाला साहब ठाकरे, उनकी भी बहुत गहरी दोस्ती हुआ करती थी। ऐसे वो मुख्यमंत्री थे, तो उनको सीमेंट घोटाले में जो है तो फंसाया गया था। अब वो आप पत्रकार रह चुके, आपको सब मालूम है अंदर की बातें क्या थी। अब सीमेंट की जो गोनी आती है तो इम्तियाज जलील साहब उसमें कोई घी की चपाती या रोटी तो नहीं बनती, सीमेंट की गोनी से बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के काम होते। यानी कि उसके अंदर कहीं ना कहीं वो जमीन माफिया का टोला, एक बड़ी जो है कंस्ट्रक्शन की जो टोली गैंग काम कर रही थी, उनको नुकसान पहुंच रहा था। उनको मालूम था कि गोनी पे अगर 4-5 रुपये बढ़ जाते हैं तो हमारा करोड़ों रुपये नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं उनको एक ऐसा टेक्निकल तौर से फंसाया गया क्योंकि मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। ये अलग बात है कि वो कोर्ट की लड़ाई लड़े, निर्णायक लड़ाई लड़े, और वो विजय हुए, वो कामयाब हुए, और फिर वापस से वो महाराष्ट्र में आ गए। यह है कानून, मैं आपको समझना चाह रहा हूँ। और एक आखिरी में आपको मैं बहुत संक्षेप में और इशारे में बात कर रहा हूँ कि देखिए, इसी प्रकरण से हमारे औरंगाबाद के माजी आमदार अमानुल्लाह मोतीवाला साहब भी गुजरे हैं। बस मैंने अमानुल्लाह मोतीवाला साहब का नाम लिया। अब आप पत्रकार हैं, आप, मैं समझता हूँ मेरी बात को आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो आप खाली क्या कीजिए कि अमानुल्लाह मोतीवाला का जो आखिरी जो उनका स्टेप गुजरा इंतकाल से पहले, बस थोड़ा सा उसकी स्टडी कर लीजिए। अगर आप उसकी स्टडी कर लेंगे तो फिर आपको धन्ना सोटे से कैसा निपटना है, कैसा चौकन्ना होकर चलना है, कैसा आपको अलर्ट रख के चलना है, ये आपके समझ में आ जाएगा। खैर, मेरी आपसे बहुत दरमन विनंती है, और मैं आपसे फिर एक बार अनुरोध करना चाहता हूँ कि देखिए, जितने अभी तो जानना रोड का जब मसला है ना इम्तियाज जलील साहब, ये बहुत चिल्लर बात है। ये आप जालना चल जाइए, परभनी चल जाइए, नांदेड़ चल जाइए, भिवंडी चल जाइए, नासिक चल जाइए, मुंबई चल जाइए, और जहाँ निज़ामकालीन जो स्टेट हुआ करता था वहाँ चले जाइए, तो आपको जब वहाँ इतने बड़े बड़े ज़मीन के है, 200 एकड़, 250 एकड़, 300 एकड़, जाके देखिए आप, उसके सामने तो चिल्ला रही है। खैर, आपने उठाया, हम आपके काम को सराहना करते हैं, आपको सलाम करते हैं। लेकिन इम्तियाज जलील साहब, मेरी आपसे एक विनंती है, मेरा एडवाइस पर्सनल आपको सुझाव है, जो मैंने वक्त के जानकारों से बातचीत के दौरान लिया था, वो सुझाव मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ भी इम्तियाज साहब, ये जो महाराष्ट्र में है ना विवादित जमीन, जहाँ पर धन्ना सेठ बैठे हुए हैं, ये जैसा बैठे हुए जालना के ऊपर, तो आप इनके पीछे सब सिर्फ कानूनी कार्रवाई पीछे करो आप, तो होगा कुछ नहीं। ये खाली करने वाले नहीं, क्योंकि उनके लाखों करोड़ों रुपए लगे, ये इतने आसानी से निकलने वाले नहीं। तो इस पे आप खाली एक फार्मूले पे काम कीजिए इम्तियाज साहब, आप सक्सेस हो जाएंगे। और वो फार्मूला कौन सा है? नवाब मलिक साहब का फार्मूला। बंबई के अंदर एक प्रॉपर्टी का किराया बहुत कम था, उन्होंने उसको जो है तो 2.5 लाख रुपए करे। अब उसका गट नंबर ये बोलने में बहुत टाइम पास हो जाएगा, मैं शॉर्ट में बढ़ रहा हूँ, आप इंक्वायरी कर लीजिए। नवाब मलिक साहब ने बंबई के प्रॉपर्टी पे एक एक्शन लिए, उसका किराया बहुत कम था और कई लोगों ने उसको आपत्ति जताई थी, तो उसका किराया 2.5 लाख रुपए कर दिया गया। इसी प्रकार से अगर हम इनके पीछे पड़ेंगे तो ये जालना रोड वाले ये खाली तो नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है कि आप उनको कानूनी तौर से बोल सकते हैं कि आपने पगड़ी कम दिए थे, आपने पगड़ी 5 लाख दिए थे, कम से कम 1 करोड़ रुपया होना चाहिए, आप वक्फ बोर्ड को अदा कीजिए ताकि वक्फ बोर्ड की आर्थिक परिस्थिति सुधर सके। इसी प्रकार से वहाँ कई दुकानें निकली हुई है, अगर हम उसका कैलकुलेशन मारते हैं तो 1,000 रुपये किराया भी नहीं आ रहा महीने का, तो उनको बोलिए कि ये किराया तो 30-30 हज़ार महीने की दुकान है, तो कम से कम आप 10-10 हज़ार तो दीजिए। ठीक है, आपने करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करे तो उसके बदले में 10-10 हज़ार तो दीजिए। तो हो सकता है कि वो उतने टापू से, उतने जालना रोड के भाग से वक्फ बोर्ड को महीने के कम से कम 3-4-5 लाख रुपए महीने का आ जाएंगे। वो भी एक तरीका है, और वक्फ बोर्ड की स्थिति को जो है तो बदलने का, उसको ताकतवर बनाने का ये भी प्रयास है। अगर यही पैटर्न पूरे महाराष्ट्र पे जहाँ जहाँ जमीन के विवाद चल रहे हैं उनको अगर हम तैयार करें,
उनको हम सही तरीके से उनसे कानूनी तौर से निपटने की कोशिश करें और उनको उनसे ज़्यादा बढ़ा लेने का प्रयास करें, जैसा नवाब मलिक साहब ने किया तो चलता। क्योंकि ये ऐसी वक्फ की ज़मीन आते हैं कि खाली करेंगे तो कोई गरीब मुसलमान वहाँ जाने वाला नहीं, और वक्फ बोर्ड को वाले इतने ईमानदार है नहीं कि वो कि अब मान लीजिए थोड़ी देर के वास्ते कि जालना रोड है, खाली तो नहीं होगा, लेकिन उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर वो पूरा वो कम्प्लेक्स खाली होगा तो क्या वहाँ कोई जब्बार भाई बंगार वाली दुकान देंगे क्या आप? कारण इसलिए है क्योंकि गरीबों की ज़मीन है ना। जब वक्फ की ज़मीन यतीम, गरीब, बेवा, मिस्किन और परेशान हाल, अब ये जो कैटेगरी है तो ये इनके पास कार हो सकती है क्या? बंगला हो सकता है क्या? इनके पास 10-20 लाख का कारोबार हो सकता है क्या? नहीं। कोई भंगार बेच रहा, कोई लब्दो बेच रहा, कोई जाम बेच रहा, तो क्या जाम के धंधा करेंगे क्या लोग? नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है वहाँ पर पैसे वाले बड़े बड़े कारोबार जो रोड के हिसाब से जो कारोबार चलते हैं वही करेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पर वही लोग बैठना चाहिए जिनके लाखों में कारोबार है। ठीक है, करने दें, लेकिन उसकी जो ओरिजिनल आमदनी हमको होना चाहिए वक्फ बोर्ड को, वो आप लेने का प्रयास करो, उसमें आप 101 तक के सफल होंगे। खाली करने के चक्कर में मैं आपसे क्षमा चाहते कह रहा हूं, यह हो ही नहीं सकता। जैसा मैंने आपको 4-5 उदाहरण दे दिया, यह हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास 3.5 साल बचे हैं। एक मैं आपको और उदाहरण देता चलूं, आप सुप्रीम कोर्ट का जरा स्टडी कर लीजिए कितने केस पेंडिंग है, हाई कोर्ट में देख लीजिए कितने केस पेंडिंग है, और वक्त ट्रिब्यूनल में कितने हैं, कितने एकड़ जमीनों के हैं, कितने लाख रुपए की जमीन है, कितने करोड़ की जमीन है। आप वो इंतजाम साहब वो देखेंगे, अरे बोलेंगे भाई ये मैं किधर आ गया, मैं अच्छा खासदारी में मजे में था, मैं किधर आ गया चक्कर में, आप ऐसा बोलेंगे, आपको चक्कर आएंगे। तो इसलिए मेरी आपसे विनंती है कि इम्तियाज़ जलील साहब और शेख साहब और हमारे मोहतरमा फौजे मैडम खान साहिबा और नवाब मलिक साहब कि देखिए जो गया वो गया, अब अल्लाह जाने रसूल जाने, अल्लाह उनका फैसला करेगा। अब आपने ईमानदारी से कोशिश की, अल्लाह उसको आपको अजर देगा। लेकिन जो खाली क्लियर टाइटल में ज़मीन पड़ी हुई है, जो मुतवल्ली के हाथ में है, आप उनसे एग्रीमेंट कीजिए और उनसे एग्रीमेंट करके ज़मीन को तामील दीजिए। फ़र्ज़ करो कोई ज़मीन कोसे मुतवल्ली ऐसे उनके पास 100 एकड़ ज़मीन है, तो भाई एक मुतवल्ली के पास 100 एकड़ ज़मीन की क्या ज़रूरत? उसका फैमिली बैकग्राउंड निकालिए, भाई तेरा कारोबार क्या है, तेरी फैमिली कितनी है, उसको आमदनी कितनी होना। जब ये मुतवल्ली 10-20 लाख रुपए का अपना ईमान का सौदा कर लेते, मांडुली कर लेते और धन्ना सेठ लोगों को बेच डालते, तो क्या ये आपसे मांडुली नहीं कर सकते? पैसे के भूखे है ना, पैसे दो। अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है, आप अपने फंड में भी दे सकते। अगर आप किसी वजह से नहीं दे सकते तो हमारे पास जो तो जमातें, जो इस्लामी तंजीमें हैं, जमातें हैं, आप उनको आवाज़ दीजिए कि भाई आप ज़कात के पैसे चंदे पर जमा करके हम गरीब मुसलमानों को बिठा रहे, हम अपनी तरफ से योगदान दे रहे, आप भी थोड़ा पैसे जमा करो ताकि हम गरीब मुसलमानों को बचाते। हो सकता है मलिक साहब और हमारे तमाम आदरणीय लोग, ये जो प्रिय है हमारे नेता हैं, मेरे कायदीन हैं, ये सब हो सकता है क्योंकि वक्फ की ज़मीन इंडिविजुअल हमारी है। इसके अंदर सरकार का, सरकार की पॉलिसी का, सरकार के हस्तक्षेप का, सरकार के मशवरे का कोई दूर तक, मिलो दूर तक कोई लेने देना नहीं है। ये कानून है, कानून। आज कई घर मैंने ऐसे देखा हूं, नवाब मलिक साहब, शेख साहब, फौजे मैडम जी और इम्तियाज़ जलील साहब, काश अगर मैं वीडियो वायरल करूं ना, वो जो मैंने शूट करके रखा हूं, तो पूरे औरंगाबाद में क्या पूरे महाराष्ट्र में जलजला आ जाएगा और पूरे मुस्लिम जो लीडरशिप है थू थू होंगी। ऐसे वीडियो मैंने शूट करके रखा हूं। मैं नहीं बताना चाह रहा हूं, आप मेरे को थोड़े में समझ जाइए कि कई गरीब घरों की मुस्लिम बच्चियां आज गुर्बत के मारे अपने जिस्म का सौदा कर रही हैं। बताइए वो जब मैं मंजर देख रहा हूँगा, जब मैंने खामोशी में शूट कर रहा हूँगा, तो मेरा दिल क्या बोल रहा हूँगा? क्या वो अच्छी बात थी? क्या मेरे लिए फ़ख्र की बात थी? क्या मेरे लिए गौरव की बात थी? ये क्यों हो रहा है? अगर मुसलमान आर्थिक रूप से अगर मजबूत बनेगा, सक्षम बनेगा, वो अपने बच्चों को पढ़ा सकेगा, उनको अच्छी बुरे की तमीज़ रहेंगी, वो अच्छा जीवन गुजार सकता है, अच्छी कॉलोनी बसा सकता है, अच्छी कॉलोनी में रह सकता है। जब सारे वातावरण, सारे हालात मुस्लिम समाज के हक में आएंगे तो फिर ऐसे जो हालात आ रहे हैं, जो अप्रिय घटना घट रही हैं, जो समाचार मिल रहे हैं, ये मिलना बंद हो जाएंगे, ये घटनाएं घटना बंद हो जाएंगी। मेरी आपसे विनंती है कि मैंने बहुत बोला हूँ, फिर भी मैंने बहुत कम बोला हूँ, तो प्लीज़ आप थोड़े में ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए और राजनीति से ऊपर उठकर हम ठंडे दिमाग से हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, वक्फ की ज़मीन के लिए हम किस तरह डेवलपमेंट कर सकते हैं। अरे मेरे जैसे कई लोग हैं, आप एक आवाज़ तो दीजिए, एक मीटिंग तो लीजिए कि भाई हम वक्फ बोर्ड के ऊपर हम कुछ काम करना चाहते हैं। क्या औरंगाबाद शहर में ऐसे जानी माइंडेड लोग हैं कि वो ज़मीन के ऊपर हमने काम कैसा करना, ज़मीन को डेवलप कैसा करना, वक्फ की ज़मीन से हमको आमदनी कैसा बढ़ाना, आप सुझाव दीजिए। एक मीटिंग तो लीजिए आप पब्लिक की, आपको समझ में आएगा ना। हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हो सकता है आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा, तो ऐसे कई लोग हैं जो आपको बताएंगे कि फला 20 एकड़ जमीन है, वहां पर हम पेट्रोल पंप दे सकते हैं, 5 साल के वास्ते पोल्ट्री फार्म को दे सकते हैं। ऐसी कई छोटी छोटी योजनाएं जो मुसलमानों को मिल सकती, उसके जरिए मुसलमान डेवलप हो सकते, आगे बढ़ सकते। आप आवाज़ तो दीजिए। बहरहाल मैं आखिरी में इम्तियाज़ जलील साहब से ये कहूँगा कि देखिए, आप इसके ऊपर खाली
जो मुसलमान खाली ज़मीन पड़ी है उस पर हम किस तरह बसा सकते हैं, उस पर गौर कीजिए। और जो पहली मीटिंग होने वाली है वक्फ बोर्ड के अंदर, वो तो कानूनी कायदे जो केस करना है, वकील खड़े करना है, वो तो चलते ही रहेंगे, लेकिन आप उसमें दूसरा मुद्दा तुरंत उठाना कि जो खाली ज़मीन पड़ी है, फला फला गट नंबर ये, एरिया नंबर ये, गाँव नंबर ये, वहाँ पर हमको काम करना है, हमारे निधि से हम रोड निकालेंगे, खंबे लगाएंगे, वहाँ मुसलमानों को बिठाएंगे। इसके ऊपर आप क्या हमारी सहमति बनती है, क्या हमको कैसा निर्णय करना है, कैसा हमें इसके ऊपर इसका जो है नियोजन बनाना है, इसके ऊपर आप चर्चा कीजिए। तो हम समझते हैं कि यह बहुत बड़ी बात होगी। जो 72 सालों में जो नहीं हुआ वो आपको ऊपर वाले ने एक सुनहरी अवसर प्रदान किया है। और हम समझते हैं कि ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये मेरे चैनल की आवाज़ नहीं है, ये महाराष्ट्र में रहने वाले हर गरीब बेबस मुसलमानों की आवाज़ है। और मैं समझता हूं कि आप इनकी आवाज़ को, इनके दर्द को महसूस करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।